जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, और हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बोर्ड में प्रश्न आएंगे इन्हीं के बीच से आएंगे, इससे बाहर कतई कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं बहुविकल्पी भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, मगर अभी हम इसी पे लेके आ रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड पे ही लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं लिखने वाले प्रश्नों को, जो अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी लिखने वाले प्रश्न हैं, उनको मैं लेके आ रहा हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि जो सबसे परीक्षा की दृष्टि से जो 100% क्वेश्चन एश्योर हैं कि यहीं से आने हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। यह चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 स्टार मतलब बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लास 10th में पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं, इनके बारे में पढ़ा होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़े होंगे उन लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, मगर ऑनलाइन में मैं अभी पहली बार इसको लेके आया हूँ। तो मैं बताऊंगा कि वे अभिक्रियाएं जो जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है, क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनता है मगर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कार्बन है, कार्बन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और साथ में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा भी निकलती है। सबको पता होगा कोयला जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसी प्रकार से एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया आती है। कौन सी अभिक्रिया आती है, ऊष्माशोषी। देखिए, आप ऊष्माक्षेपी का एक और आप लोगों को बता दूं, जैसे बुझा हुआ चूना है, नहीं चूना केवल है, चूना में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो अभी एक अभिक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आते हैं ऊष्माशोषी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जब उत्पाद बनता है और उत्पाद बनने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण हो और उसमें ऊष्मा का हो, एब्जॉर्प्शन हो और शोषण होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस उसी की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी को बस डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो हो गया, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूं। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया पे, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया। तो ठीक है, देखते हैं संयोजन अभिक्रिया पहले हम देखेंगे। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई कंपाउंड है ए और बी, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड सी बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है, सी। ए और बी आपस में जब मिलते हैं तो हम सी का निर्माण, केवल और सिंगल जब प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यहाँ पे देखो ए और बी आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक तीसरे कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा रिएक्शन करते हैं, संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे ए और बी जो है आपस में कंबाइन होकर सी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं देखिए वियोजन अभिक्रिया पे। अगर मैं कहूं इसके विपरीत में अगर बात करूं कि कोई एक अभिक्रिया, कोई एक कंपाउंड डी है जो आगे जाके विभक्त होके ए और बी का निर्माण करता है, तो इसे हम कहेंगे कि यह वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कोई भी चीज जिसको हम गर्म करें या मतलब जिसके रिएक्शन के फलस्वरूप
क्या हो कि दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सॉरी डिकम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो अभिकारक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ध्यान सुनिएगा, तीर के जो पहले वाला होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, तीर के बाद वाले को उत्पाद बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डी है यह अभिकारक दो भागों में दो उत्पाद के रूप में विभक्त हो जाता है। तो जहाँ पे उत्पाद के रूप में विभक्त हो रहा है, तो यहाँ पे विभक्त मतलब वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन। तो इसको हम कहते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चे, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा वियोजन, इसका एग्जाम्पल वगैरह आप लोग बुक से ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं लेके आऊंगा, एक बार और लेके आऊंगा, जब मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा तो उसमें लेके आऊंगा। देखो अब हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विद्या में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको अगर लिखने के लिए लिखा हुआ रिवीजन के लिए चाहिए तो विद्या से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे देखो विस्थापन मतलब जब कोई कंपाउंड क्या करता है, जब कोई परमाणु या तत्व तो कोई भी चीज, जब कोई परमाणु क्या करता है, किसी तत्व को उसके स्थान से उसको हटा देता है। हटाने का मतलब जैसे मैं बैठा हूं कुर्सी पे और कोई आए, ठीक है, जिसे अब देखो आईसीसी क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे आईसीसी हमेशा रैंकिंग जारी करती है, तो जो अच्छा खेलता है तो वही फर्स्ट रैंक पे आता है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई है फर्स्ट रैंक है, यहाँ पे कोई चीज है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति आया इसको हटा दिया, तो जब इसके स्थान से कोई हटा देता है, अर्थात हटाने का मतलब उसको हिंदी में बोले तो विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापन। तो उसको हम कहते हैं विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब होता है एक द्विविस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं आपको, देखते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल। जैसे देखिए ये FeSO4 प्लस, एक मिनट, CuSO4 प्लस Zn जिंक। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग देखेंगे जो जिंक है कॉपर के स्थान पे चला जाएगा, तो ZnSO4 बनाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, हट जाएगा उसके स्थान से। तो देखो इसमें होता क्या है कि देखो जिंक किसका स्थान ले लिया, कॉपर का, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। जब दोनों एक दूसरे के स्थान से डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसको विस्थापित करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये Na2SO4 BaCl2। ठीक है, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे जो Ba है यह यहाँ पे चला आएगा, और जो Na है यहाँ पे आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारा बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट, और बन जाएगा हमारा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या था कि Na2 Ba के स्थान पे चला गया, B किसके स्थान पे चला गया, सोडियम के स्थान पे। तो यहाँ पे एक दूसरे को जब विस्थापित कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं दो का विस्थापन हुआ है। यहाँ से बेरियम का विस्थापन हो गया, यहाँ से सोडियम का विस्थापन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके नीचे एक प्रश्न था कि संक्षारण और विकृत गंधिता, क्या था, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो देखिए मैंने आप लोगों को संक्षारण जो ऑफलाइन पढ़े होंगे, संक्षारण उनको मैंने बताया था कि जब कोई धातु किसी अम्ल या नमी की उपस्थिति में वायु से अभिक्रिया करते हैं तो उनका क्षरण होने लगता है। क्षरण होने का मतलब उसमें उसको नुकसान होने लगता है, धीरे धीरे अब खराब होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था लोहे के, आप लोग भी देखते होंगे कि बारिश के मौसम में जो वायु होती है आर्द्र हो जाती है। क्या हो जाती है, आर्द्र।
अर्थात वायु में नमी रहती है, नमी बनी रहती है। ठीक है, वायु में जो नमी बनी रहेगी तो होता क्या है कि जब वायु में नमी बनी रहती है तो वह लोहे के पास जाती है और वायु में ऑक्सीजन रहता है, तो लोहे से अभिक्रिया करके लोहा का ऑक्साइड बनाता है, उसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। और जंग का जो सूत्र बनता है इसको भी पूछ लेता है बहुविकल्पी में, Fe2O3 यह किसका सूत्र होता है? जंग का। इसको भी आप लोग देख लेंगे, Fe2O3 इसको फेरस ऑक्साइड कहा जाता है, यह जंग का सूत्र होता है। अब देखिए तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण बोले तो जब वायु या नमी की उपस्थिति में जब कोई धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है तो उसे हम संक्षारण, इस सब क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके फलस्वरूप जैसे मैंने आपको बताया था कि लोहे में जंग लगता है, जो लोहे के जंग का सूत्र होता है Fe2O3 होता है। अब आते हैं विकृत गंधिता, ये तो बहुत ही फेवरेट है, विकृत गंधिता। ठीक है, अब इसको बाबू आप लोग देखिएगा, विकृत गंधिता क्या होती है? जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे कुछ अचार आप लोगों के भी घर पे बनता होगा, तो अचार जो बनता है उसको हम लोग नमी से बचा के रखते हैं, धूप में सुखा के रखते हैं, और जब बारिश का मौसम आ जाता है तो उसको खुला नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब उसमें जो वायु में नमी होती है, वह नमी अचार हो गया, पाव रोटी हो गई, जो भी चीजें होती हैं खुले में अगर छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस लग जाते हैं। अब फंगस लगने का मतलब बोलते हैं कि स्मेल देने लगा, गंध देने लगा। तो जब विकृत गंध देने लगे, खराब गंध देने लगे, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का मतलब जब कोई खाद्य पदार्थ उसमें वसा वगैरह होता है, वह वायु की उपस्थिति में जब कनेक्ट होता है, वायु से कांटेक्ट में आता है, एयर से कांटेक्ट में आता है, तो खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है। तो इसी उसमें जो खराब गंध आना शुरू हो जाती है, जो व्हाइट उस पर फफूंदी लग जाती हैं, इसी प्रोसेस को ही, जो पूरा प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के स्वरूप उस खाद्य पदार्थ में फंगस लग जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं बाबू? विकृत गंधिता। अब आते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय। तो सबको पता है कि संक्षारण से बचाव के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई भी, जैसे आपकी साइकिल है या जो भी लोहे की जो भी चीजें हैं, उनको संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की साइकिल पे हम लोग पेंट करते हैं, चाहे दरवाजा हो लोहे का, उस पर पेंट किया जाता है, या तो उस पर तेल लगा दिया जाए या गिरीस लगा दिया जाए, तो उसका संक्षारण नहीं होता है। एक और तकनीक है जो बहुत बार पूछता है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण गैल्वेनीकरण इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो यह क्या होता है, जिसे आप लोगों को बता दें कि जो मोटर बाइक वगैरह हैं, मोटर कार्स वगैरह हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं उसमें जंग जल्दी नहीं लगती। इसका भी रीजन क्या होता है? देखो रीजन एक ही रीजन है कि जो इनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक जिंक का घोल बनाया जाता है, उस जिंक के घोल में उसको डाल के निकाल लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर एक जिंक की पतली परत बन जाती है। इसी क्रिया को हम गैल्वेनीकरण या यसद लेपन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? यसद लेपन। तो यह प्रक्रिया जो होती है यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अब देखो संतुलित समीकरण और रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। जिन बच्चों को मेरी बातें समझ में ना आए वो स्लो करके भी देख सकते हैं। देखो आपके पास सब सिस्टम है, स्लो में थोड़ा सा मुझे पढ़ाना होता है तो कम समय में ज्यादा कंटेंट को कवर करने के लिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। एक चीज और देखिए कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया मतलब इसको बोलते हैं कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा कि जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, दूसरे का अपचयन हो रहा होगा, जब ये दोनों साथ में होता है तो उसको हम कहते हैं कि यह रेडॉक्स अपक्रिया है। अब आते हैं संतुलित समीकरण। तो मैं इसको क्लीन करूंगा और चार आपको संतुलित समीकरण बताऊंगा कि कौन कौन से चार संतुलित समीकरण हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हूं। बलबीर सर जी फोन कर। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगता है।
और जो भी चीजें हैं आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलिए मैं फिर से 2-3 रिएक्शन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको देखिए, हमको संतुलित करना है बच्चे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे n कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, 2 लिख दिए, तो 2Na हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फेट है पूरा का पूरा, यहाँ पे भी सल्फेट है। अब इधर हाइड्रोजन 2 ठो, इधर भी हाइड्रोजन 2 ठो, इधर ऑक्सीजन का ठो है, 2 ठो है। तो अब देखो एक काम करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 दूना के 4, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इधर भी तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो संतुलित हो गया। एक और मैं देखता हूं, हम्म चलिए बताइए आप लोग कि यह संतुलित समीकरण है कि नहीं है। तो हमको देख के तो लग रहा है कि संतुलित है, क्योंकि सोडियम एक ठो है, इधर इधर भी सोडियम एक ठो है, इधर क्लोरीन एक ठो है, इधर भी क्लोरीन एक ठो है, इधर Ag एक ठो, इधर भी Ag एक ठो है, और इधर NO3 पूरा का पूरा। तो ये रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है, इसको हमको संतुलित नहीं करना है। एक मैं नया समीकरण दे रहा हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 gives that BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 प्लस HCl। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि देखो सल्फर भी है, सेम सेम है, ऑक्सीजन सेम सेम, बी इधर भी एक ठो, क्लोरीन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, मगर देख लो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2HCl संतुलित हो गया। तो आज के लिए बच्चे बहुत आसान था। अगर जिन बच्चों को एकदम डिटेल में सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। संतुलित समीकरण कैसे संतुलित समीकरण करते हैं, इसके लिए एक डिटेल में पूरा एकदम मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। जिन लोगों को डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ना हो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।